नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर है। अमित शाह का आज इस दौरे का दूसरा दिन रहा। सबसे पहले तो अमित शाह ने कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन किए। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत शोभाभाजुषप्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जगन्नाथ जगन्नाथ जिसके बाद अमित शाह ने राजौरी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास भी किया। राजौरी के कंडी क्षेत्र में 480 छात्र संख्या वाले एकलव्य मंडल आवासीय विद्यालय को स्थापित किया जा रहा है, जिसमें राजौरी क्षेत्र के छात्रों को किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और शिक्षा संबंधित सेवाओं यानी स्किल डेवलपमेंट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। महोदय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 82 आदर्श गांवों का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा राजौरी में मातृ एवं शिशु अस्पताल 100 बिस्तर क्षमता रखने वाले लंबेड़ी जिला राजौरी का शिलान्यास। धन्यवाद। इसके बाद अमित शाह ने एक विशाल रैली को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि वहां जन सैलाब उमटा था। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पीर पंजाब से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। उस हाथ तस्वीर के संकल्प की मूर्ति नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। भारत माता की। मंच पर उपस्थित अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर में आज की ये रैली मोदी मोदी के नारे उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि अनुच्छेद 317 हटेगा तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो पीर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 1 घंटा लेट कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी ये धूप में, कड़ी धूप में हैंगर के बाहर, मकानों पर, दीवालों पर
जहां पर भी नजर पड़ती है लोग ही लोग नजर आते हैं। मोदी जी के प्रति आपका जो ये प्यार है, मोदी जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से दिल से कहता हूं, हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए और विशेषकर पुंछ और राजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है मित्रों, उत्साह बढ़ाता है। अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश में सरकार बदली। 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब मोदी जी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव कराए। पहले जो सिर्फ 3 परिवार के पास था, आज 30,000 के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। पीढ़ियों तक शासन करना, देश में सरकार बदली। 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास आया। मित्रों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35A उखाड़कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35 न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार, जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एलजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। मित्रों, यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप थमाया। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। ये इसका परिणाम है। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी। 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ है। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो, सुना ही नहीं पड़ा। पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। आपको बता दें कि शाह के राजौरी दौरे के बीच अगर किसी भी बात की सर्वाधिक चर्चा थी तो वो थी बकरवाल गुर्जर और पहाड़ी लोगों को आरक्षण दिलाने का मुद्दा। दरअसल माना जा रहा था कि वे आगामी दिनों में इन तीनों ही समुदायों को आरक्षण देने का मुद्दा उठा सकते हैं। विगत कई वर्षों से ये समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन आज अमित शाह ने जनसभा में इन समुदायों को आरक्षण देने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस संदर्भ में अनुशंसा की गई थी। अतिशीघ्र की इस अनुशंसा को अब धरातल पर भी उतारा जाएगा। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती रही। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया है। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब बारी पहाड़ियों की है, पहाड़ियों को भी मिला। मित्रों, आज जरा जोर से लगाइए। बता दें कि अमित शाह के इस ऐलान के बाद जनसभा में आए लोगों ने पीएम मोदी के नारे लगाए। उधर माना जा रहा है कि अगर इन तीनों ही समुदायों को आरक्षण मिला तो आगामी चुनाव में बीजेपी को घाटी के 10 सीटों पर फायदा पहुंच सकता है। बहरहाल अब आगामी दिनों में अमित शाह का उक्त ऐलान क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। अब आपको ये भी बता दें कि जहां एक और अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और वहां पर पहुंचे, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के बाद घाटी एक बार फिर दहल गई। लोहिया की हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि उनके शव को देखने वालों को भी एक बार रूह कांप गई। कांच की बोतल से पहले उनका गला रेता गया, शरीर पर कई जगह वार किया गया और इसके बाद शव को जलाने की भी कोशिश की गई। पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाज़ा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज़ ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। आपको ये भी बता दें कि पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि इस नृशंस हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेड फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में किसी भी आतंकी एंगल से इनकार कर दिया था।
लेकिन आपको यह भी अपडेट बता दें कि पुलिस ने मुख्य आरोपी घरेलू नौकर यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। उसे इस संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी यासिर जम्मू के कानाचक के खेत में छिपा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि ये टीआरएफ क्या है, ये नया आतंकी संगठन कब बना, आखिर इसका मकसद क्या है, इसके आका कौन है। तो यहाँ हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं और आइए जानते हैं कि आतंक के नए नाम ये टीआरएफ के काले चिट्ठे के बारे में। अब सबसे पहला सवाल होता है कि ये कब सामने संगठन आया। तो टीआरएफ की जो कहानी है वो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ ही शुरू होती है। कहा जाता है कि इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने की शुरुआत कर दी थी। धीरे धीरे ये संगठन अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया और इसे पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगठनों के साथ खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी साथ मिला। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 317 हटाई गई, यह संगठन पूरे कश्मीर में सक्रिय हो गया। दूसरा सवाल आता है कि कौन है टीआरएफ का आका। तो टीआरएफ के उदय की असल कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं के साथ साथ पाकिस्तान का छुपा चेहरा दुनिया के सामने आने लगा था। धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपने यहाँ पनप रहे आतंकी संगठनों पर कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता जा रहा था। पाकिस्तान समझ चुका था कि उसे अब लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों पर कुछ कार्यवाही करनी ही होगी। लेकिन उसे यह भी डर था कि इससे कश्मीर में उसकी जमीन खिसक सकती है। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर नए आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट की नींव रखी। अब तीसरा सवाल होता है कि क्या है टीआरएफ का मकसद। तो खास तौर पर टीआरएफ को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्यवाही से बचने के लिए बनाया गया था। दरअसल एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखा था। इसके साथ ही उस पर कई प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद टीआरएफ अस्तित्व में आया। इसका मकसद घाटी में फिर से 1990 वाला दौर वापस लाना है। टीआरएफ का मुख्य उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा मामले में पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव को कम करना व पाकिस्तानी में स्थानीय आतंकवाद को बढ़ावा देना है। चौथा सवाल होता है कि कैसे तय होता है टीआरएफ का शिकार। तो आपने बीते कुछ महीनों में कश्मीर में टारगेट किलिंग के कई मामले देखे होंगे। इनमें से अधिकतर के पीछे टीआरएफ का ही हाथ था। टीआरएफ के हैंडलर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही वे सोशल मीडिया पर कश्मीर के अंदर होने वाली हर राजनीतिक, प्रशासनिक व सामाजिक गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं। इसके जरिए यह संगठन अपने टारगेट को भी चुनता है। बीते दिनों टीआरएफ कई लोगों की हिट लिस्ट भी जारी कर चुका है। कई भाजपा नेता, सैन्य व पुलिस अधिकारी भी इस आतंकी संगठन के टारगेट पर रहते हैं। अब आपको ये बता दें कि अमित शाह ने आज ऐलान तो कर दिया कि जो 3 परिवार का दबदबा रहता था वो अब नहीं रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं उनकी ही अब वहां पर सरकार बनेगी, उनकी ही सत्ता चलेगी। मुद्दा ये उठता यहाँ पर से है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहां पर क्रम 317 हटाई गई, जिसके बाद सोचा था उस हिसाब से काफी शांतिपूर्ण माहौल भी पाया गया। लेकिन हमने जिस तरीके से आपको पहले बताया कि जो टीआरएफ है वो किस लिए ये संगठन बना था और उसने कितने टारगेट किलिंग भी की, जो सिलसिला जारी रहा था कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों की वापसी को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं ये माहौल जताने का प्रयास किया जा रहा था कि अगर भाजपा या और कोई पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई तो क्या हसर हो सकता है या फिर वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मुद्दा यहाँ पर इसीलिए भी है क्योंकि टारगेट किलिंग से कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल फैलाया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग भी खौफ में रहे। दूसरा जो मुद्दा है कलम 317 का, तो कलम 317 हटने के बाद वैसे देखा जाए तो पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई या फिर कहीं तो पूरी तरीके से बंद भी हो गई।
मुद्दा भाजपा के लिए यानी कि केंद्र सरकार के लिए भी वही है कि कैसे जम्मू कश्मीर का विकास करना है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कैसे रोजगार प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जिक्र हो जाता है कि ये तो दुनिया का स्वर्ग है, ये तो भारत का स्वर्ग है, और पर्यटन के साथ भी इसका सीधा संपर्क है। यानी कि पर्यटन के जरिए भी लोग यहाँ पर अपनी रोजगारी प्राप्त करते हैं। यानी जरूरी है कि उस तरीके का माहौल बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल में पर्यटन आ भी सके, जिससे कुछ रोजगारी का लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी मिले। मुद्दा यहाँ पर यह भी आ जाता है कि जब परिसीमन की बात चलती है तो परिसीमन से, जैसे अमित शाह ने कहा, वो 3 परिवार डरते क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिसीमन के बाद इन्हें डर लगता है कि हमारी सत्ता नहीं आ पाएगी या हमारा जो दबदबा था राजनीति में वो कायम नहीं रह पाएगा? ऐसा क्यों है? किस बात का खौफ है? और 3 परिवारों को जब खौफ होता है तभी क्यों ऐसी कुछ अघटित घटनाएं घटित हो जाती है? चाहे हम बात करें कि घरेलू नौकर जिसे कहते हैं, पहले तो टीआरएफ ने इसकी जो हत्या है उसकी जिम्मेवारी स्वीकारी थी, लेकिन फिर पता चला कि ये तो घरेलू नौकर की साजिश हो सकती है। ऐसा क्यों? एक तरफ अमित शाह जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और दूसरी ऐसी बड़ी घटना वहां पर अपना स्वरूप लेती है। ये क्यों हो रहा है? कौन है जो देश में रहकर भी देश के साथ नहीं है, केंद्र की सरकार के साथ नहीं है, भारत सरकार के साथ नहीं है? क्या इन लोगों का मकसद सिर्फ सत्ता पाना ही है? जम्मू कश्मीर में जो विकास इतने सालों में हो जाना चाहिए था वो अब तक क्यों नहीं हो पाया था? और जब भारत सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है तो फिर किसके पेट में दर्द हो रहा है और क्यों हो रहा है? मुद्दा यहाँ पर अगर टारगेट किलिंग की बात करें तो ये भी है कि निर्दोष जो जनता है वहाँ की, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? निर्दोष जनता तो अपने खुशी में खुशी है, अपने दुख से दुखी है। उन्हें क्या मतलब है राजनीति से? उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है? क्यों आज तक वहाँ की किसी भी सरकार ने प्रयास नहीं किया कि वहाँ के जो युवा है वो भी आगे तरक्की करे, आगे बढ़े? उन्हें क्यों हाथ में पत्थर थामने पड़े थे? अब भले ही बताया जा रहा है कि लैपटॉप आ गया है उनके हाथों में, लेकिन ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पहले पत्थरबाजी होती थी, नारे लगते थे, ये सब क्यों होता था? और अब जब कलम 317 हटा दी गई है तो फिर इसका समर्थन क्यों नहीं? लोगों के द्वारा तो समर्थन किया जा रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ता की लालसा में कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्तियों को और बढ़ावा देती है। हमने तो कई बार पाकिस्तान की तरफी निवेदन भी सुने हैं। वो क्या बताता है? मुद्दा यहाँ पर जो भी है कि जम्मू कश्मीर में अमित शाह आए, उन्होंने संबोधित भी किया, आरक्षण की जो मुद्दा था उसे भी उन्होंने सॉल्व करने का एक प्रयास किया है। आगे पता तो चलेगा ही कि परिसीमन किस तरीके से होता है, वहाँ पर चुनाव भी होगा और वहाँ के लोगों द्वारा ही वहाँ की सरकार बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में जो विकास होना चाहिए उसमें अब कितने और लोग शामिल होते हैं, कितने और लोग जुड़ते हैं, कितना समर्थन मिलता है। और जिस तरीके से आज एक शिलान्यास हुआ है, ऐसे कई शिलान्यास बाकी है। कई योजनाएं हैं जिनके लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलने ही चाहिए। कलम 317 हटाने के बाद दूसरा एक वहाँ के स्थानीय लोगों का सवाल ये भी था कि उनकी जो रोजगारी है वो कायम रहनी चाहिए, उनकी ज़मीन सुरक्षित रहनी चाहिए, उन पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, बाहरी लोगों का इतना भी दबदबा नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रश्न भी हैं। ये आश्वासन भी दिया गया था कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोग शांतिपूर्ण तरीके से भी रह पाएंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ही दूसरे प्रदेशों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा इसका सपोर्ट लिया जाएगा। अब आगे देखना रहा कि अमित शाह ने घोषणा तो कर दी है, इसके बाद क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और परिसीमन को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है, वो सवाल भी कैसे दूर होते हैं, ये देखने को रहा।
तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी आज जो अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, 3 दिवसीय दौरे पर थे, आज उनका दूसरा दिन था। अब देखते हैं कि कल और क्या कुछ नया होता है। तो आप जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।